नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11 की चैप्टर 9 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पार्ट 4 पर हम पहुंच चुके हैं। 3 पार्ट इस चैप्टर के हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्लास 11 एनसीईआरटी प्लेलिस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हम सारी स्लाइड्स देख चुके हैं। इन सबको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इनको समझना चाहते हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो। अब पहुंचते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, फोर्थ पार्ट हम शुरू करते हैं। कैनाल्स, अब जो ब्रिटिश इकोनॉमी जो डेवलप हो रही थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था, उनके रीजंस में से एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जिसने उसकी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट किया था। कैनाल्स पहले ब्रिटेन में बनाई गई थी कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में। कोल क्योंकि रोड से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्लो पड़ जाता था और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि कोल का वेट बहुत ज़्यादा होता है और मात्रा में भी बहुत ज़्यादा होता है। कोल मतलब कई टन होता है, तो उसका वजन रोड से लेकर जाएंगे तो लेबर कॉस्ट अलग लगता है, उनको उठाना लेकर जाना, इनमें जितना पैसा ज़्यादा लगता है टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो उतना फिर कोल की कीमत भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंग्लिश कैनाल बनी थी ब्रिटेन में, वो बनाई थी वर्सले कैनाल बनी थी 1761 में, जेम्स प्रिंडले ने बनाई थी। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा कैनाल बनने से, इसने कोल की वैल्यू को हाफ तक कर दिया था। मतलब जितना पहले रोड से ले जाने में जितना ज्यादा पैसा लगता था, लेबर कॉस्ट और बाकी चीजें जो लगती थी, वो अब ज्यादा नहीं लग रही है, तो वो पैसा कम हो गया। तो अब कोल ज्यादा लोग खरीद सकते हैं और ज्यादा होगा अवेलेबल उनके पास, है ना। द बिग बिजनेसमैन built canals in order to increase the value of their mines, quarries और forests on their land. दूसरा, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इन्वेस्ट किया कैनाल्स बनाने में। क्यों? क्योंकि उनका फायदा था कि उनके पास जो लैंड है, उनके पास बड़े बड़े अपने, इससे पहले देखा था ना कि जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे वो छोटे छोटे लैंड्स को खरीद कर अपने में मिला लेते थे, तो बाद में उस लैंड पर वो इन्वेस्ट करते हैं कैनाल्स बनाने में, कि उस लैंड पे जितने भी माइंस हैं, फॉरेस्ट है, उनकी जो कीमत है वो बढ़े, वहां तक लोग आसानी से रीच कर सकते हैं उन रिसोर्सेज तक, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने कैनाल्स में इन्वेस्ट किया बिजनेसमैन ने। कंस्ट्रक्शन जो कैनाल्स का हुआ, उसकी वजह से नए मार्केट और नए टाउन्स भी बनने शुरू हो गए। मतलब ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, आना जाना। तो जहां पर ये सबसे ज्यादा हो रहा है वो ऐसे हब बन गए, जैसे कि एक बर्मिंघम बना था, क्योंकि इसकी पोजीशन देखिए, ये रहे बर्मिंघम। अब इसमें देखेंगे, ये जो ब्रिटेन में जाल बिछा हुआ है ना, रेड कलर में है, ये रिवर्स है। ब्लू कलर में है, ये बड़ी और चौड़ी कैनाल है। और ग्रीन कलर वाली है, ये थोड़ी भीड़ी कैनाल है, छोटी कैनाल, एरो कैनाल्स। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जाल बना हुआ, उसके बीच में आता है बर्मिंघम, जो लंदन से नीचे इधर है, ये लंदन लंदन से जुड़ रहा है, ऊपर लिवरपूल मैनचेस्टर से जुड़ रहा है, इधर बूस्टन से जुड़ रहा है, कैम्ब्रिज से जुड़ रहा है। ये सारा का सारा पूरे बीच में बर्मिंघम इस कैनाल सिस्टम के बीच में आ जाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। तो इससे नए मार्केट और नए तरीके के टाउन्स भी डेवलप होने शुरू हुए। ये बर्मिंघम था, लंदन को कनेक्ट करता था, ब्रिटिश चैनल, मर्सी, हम्बर रिवर, ऑल ओवर ब्रिटेन के बीच में था, तो बड़ी बड़ी सारी सिटीज को कनेक्ट करता था। फिर 46 प्रोजेक्ट, मतलब नए प्रोजेक्ट निकाले, जिनका नाम दिया कैनाल मैनिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले, जिसमें 25 नई कैनाल्स बननी शुरू हुई 1788 से 1795 के बीच में। इन्वेशन ऑफ रेलवेज, अब जब तक कैनाल था वो था, लेकिन कैनाल का भी क्या है ना, सर्दियां आ जाती हैं तो रिवर से ही सारा पानी आ रहा है, उसमें अपने आप से थोड़ी ना पानी वो पैदा कर रहे हैं, तो वो भी सीजनल था, एक लिमिटेड टाइम तक था, तो उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। बाद में आता है रेलवेज। ठीक है। आविष्कार कब होते हैं? जब इंसान को जरूरत पड़ती है कुछ नई चीज की। रेलवे ट्रांसपोर्ट emerged a new transport system providing cheaper and faster movement of goods. अब ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, मतलब आना जाना या फिर किसी भी चीज का, वो होता है बाय लैंड, होता है बाय एयर, होगा बाय वाटर, होगा। तो लैंड बाय रोड वो तो महंगा भी था और स्लो भी था,
तो रोड से एक चीपर वे निकाला, फास्टर वे निकाला रेलवेज का। आयरन ट्रैक 1760 में सबसे पहले बना था, पहले वुडन था। अब ये रेलवे नहीं था, इसका मतलब रेलवे अब बोलोगे 18 में आया, तो पहले कौन सा वुडन ट्रैक आ गया। माइंस में तो काम चलता था ना, वो ट्रक्स और इंजिन इस तरीके के बनाते थे जो माइंस में से अंदर से सारा सामान बाहर खींच कर ला सकता है, वो होते थे। तो वुडन ट्रैक की बजाय आयरन इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, तो ये ट्रैक भी आयरन के हो गए सब कुछ। हिस्टोरियंस, वैसे तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट फेज है ना इंडस्ट्रियल का। सेकंड फेज कहाँ आता है? 1850 के बाद में, 1850 के बाद में। कहाँ पर? जिसका सेंटर मेन यूएसए और जर्मनी था, वहां पर ज्यादा हुआ था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये जो रेलवे का इन्वेंशन था ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकंड स्टेज तक लेकर जाता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। रिचर्ड ट्रेवेथिक, अब ये है फोटो हमारे रिचर्ड ट्रेवेथिक की, और ये जो इन्होंने इंजन बनाया था सबसे पहले, पफिंग डेविल इसका नाम था, 1801 में बनाया था इन्होंने। ये क्या काम करता था? ट्रक्स को पुल करता था। माइन में जो ट्रक होते हैं, सामान निकालते हैं, उसके अंदर से खनिज निकालते हैं, उन्हें पुल करने का काम करता था। ठीक है, सबसे पहला इंजन रिचर्ड ट्रेवेथिक ने बनाया था। नाम क्या था? पफिंग डेविल। कौन से ईयर में बनाया? 1801 में। और काम क्या करता था? पुल ट्रक अराउंड द माइन। फिर होता है फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम का जो पहला इंजन था, स्टेफेंसन ने बनाया था, इसलिए उसको स्टेफेंसन रॉकेट भी उसे कहते हैं। इन्वेंटेड बाय स्टेफेंसन इन 1814। ठीक है, पहला इंजन 1801 में बनाया था, ये 14 में फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बना था, स्टीम का इंजन। इसका नाम इन्होंने प्लचर दिया था। दैट वाज केपेबल ऑफ पुलिंग अ वेट ऑफ 30 टन अप टू अ हिल एट 4 एमपीएच। 4 एमपीएच की स्पीड से ये 30 टन के वेट को हिल पे, मतलब ऊंचाई पे या उस पे खींच सकता था, ये उसकी क्षमता थी। ये था ऐसा ब्लचर, पहला स्टीम इंजन। All these developments paved the way for the development of railway transport। और उसके बाद से ये चीजें हुई, और ये जो था ना, इसमें बाद में और इसको अच्छे से किया, तो इसमें बाद में सामान को भी ले, मतलब आदमियों को और सामान को भी लेकर जा सकते थे। और इसी आइडिया से बाद में रेलवेज का आविष्कार हुआ कि वो सामान के साथ साथ लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। ये सिर्फ माइंस में काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये वेट को, इतने सारे वेट को अगर लेकर जा सकती है स्पीड से, तो देखिए पीछे से कुछ डिस्टरबेंस आती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं ज़्यादातर रात में बनाती हूँ वीडियोस, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अभी दिन में बना रही हूँ तो हो सकता है पीछे से कुछ आवाज़ आए, इग्नोर करना होता है, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे लाइन was कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द सिटीज ऑफ स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन 1825। पहली रेलवे लाइन कहाँ बनी थी? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। ईयर क्या था? 1825। ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन स्टॉकटन से डार्लिंगटन 1825। दूसरी रेलवे लाइन लिवरपूल से मैनचेस्टर 1830, 5 साल बाद 1825 और 1830, याद करना इसको, पहली और दूसरी रेलवे लाइन। पहली स्टॉकटन से डार्लिंगटन, ठीक है, और बाद में लिवरपूल से मैनचेस्टर। अब ये है डार्लिंगटन और ये है स्टॉकटन। ये थोड़ा जूम्ड मैप है, आपको इस मैप में दिखाती हूँ मैं। ये है सेकंड जो रेलवे लाइन थी, ये है मैनचेस्टर और ये है लिवरपूल। ये सेकंड थी, कौन से ईयर में बनी थी? और ये यहाँ पर लगभग इतना ऊपर आता है, इसमें काफी ऊपर आता है। वो डार्लिंगटन और स्टॉकटन रेलवे लाइन बनी थी, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर है। तो 25 और 30 में ये दोनों बनी थी ड्यूरिंग लिटिल रेलवे मैनिया। उसके बाद फिर ऐसे रेलवे मैनिया यानी कि प्रोजेक्ट, जैसे कैनाल मैनिया था, ऐसे रेलवे मैनिया प्रोजेक्ट निकाले। लिटिल रेलवे मैनिया 1833, 3 साल बनाया, 33 से 37 तक, जिसमें 1400 माइल्स, मतलब इतना एरिया, इतना लंबा एरिया कवर किया, माइल्स तक लाइन बिछाई गई। और बिगर मैनिया और बड़ा प्रोजेक्ट 44 से 47, जिसमें 9500 माइल्स तक लाइन बिछाई गई थी। और आज अगर आप ऐसे गूगल करोगे ना, तो कैनल्स और रेलवेज देखा पूरे ब्रिटेन में, से जाल कैनाल्स का भी और रेलवेज का भी पूरा जाल बिछा हुआ है, बहुत बड़ा। हु वर द इन्वेंटर्स? अब उस टाइम पे ये जितने भी इन्वेंटर्स हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? बॉटल से शुरू होते हैं, स्पिनिंग और वीविंग से। उसके बाद आयरन इंडस्ट्रीज में आता है, फिर उसके बाद ये कैनाल में आता है, रोड में आता है, इसमें
रेलवेज में आता है। ऐसा शायद फिगर दिया है एनसीईआरटी में, इस टाइम पे लगभग 25,000 ऐसे कुछ इन्वेंशंस थे, छोटे बड़े सब मिला के, इसमें कुछ मेन दिए हुए हैं सिर्फ। ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हु द इंडिविजुअल्स वर अबाउट these changes, brought about these changes. Few of them were trained, उनमें से कुछ trained थे, मतलब उनकी जो पहले ancestors, उनके father grandfather कुछ रहे होंगे जो उसी तरीके से काम किया होगा उन्होंने, इसलिए trained scientists रहे थे। Education in basic sciences like physics or chemistry was extremely limited. जो एजुकेशन थी बेसिक साइंस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो बहुत ही लिमिटेड थी 19th सेंचुरी तक। After the technological inventions described above, since these breakthroughs did not require full knowledge of laws of physics or chemistry on which they were based, मतलब ये जो जितने इन्वेंशंस थे ये बिल्कुल ही आपको लॉज डिफाइन करो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तो ही आप पढ़ाई करके ही बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं था। ये इंसान अपने प्रैक्टिकल उससे भी बना सकता था, मतलब प्रैक्टिकल्स करके बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। इसमें से किसी के सफल हुए, अच्छे हुए, इसीलिए तो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट बनना जा रहा था। मतलब किसी का बॉयलर बर्स्ट हो रहा है, फिर कंडेंसर काम नहीं कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आता था ना, पहले स्लाइड्स में देखा था हमने। Brilliant but intuitive thinkers and persistent experimenters. They were helped by the fact that England had certain features which European countries did not. दूसरा, इनके पास जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इंग्लैंड के पास कुछ ऐसे फीचर्स थे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम पे नहीं थे। डोजेस ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, फिर जो काम हो रहे, एक्सपेरिमेंट हो रहे, काम हो रहे, उनके फिर ना जर्नल्स और पेपर्स भी पब्लिश होते थे। उनको लेकर भी मतलब ऐसे रेगुलर स्टडी तो नहीं थी, लेकिन इस तरीके के जरूर पेपर वर्क्स और जर्नल्स पब्लिश होते थे, जिसके सहारे बाकी लोग भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, काम करते थे। बिटवीन 1760 से 1800 तक देयर वाज अ वाइड स्प्रेड थर्स्ट फॉर नॉलेज इवन इन द स्मॉलर टाउन्स। छोटे छोटे टाउन्स में भी उनको ये था कि मुझे कुछ करना है, ये सब चीज़ें कैसी होती है जानना है, कुछ नया आविष्कार करना है, पैसा कमाना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिस वॉज मेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स फाउंडेड इन 1754 by traveling lecturers or in coffee houses that multiplied through the 18th century. थोड़ा गला खराब है। सोसाइटी ऑफ आर्ट्स 1754 में बनी, और ट्रैवलिंग लेक्चरर्स जो, और पता है एक और चीज़ थी जो ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बाकी जगह से भी सीखी थी कि वहां पर जो हो रहा है उस पर और अपना काम करके अपने कुछ इन्वेंशंस बनाना अपना अलग से, और उनको अपने नाम से पेटेंट करना ताकि उससे वो पैसा कमा सके। Most inventions were more the product of determination, interest, curiosity, even luck. ज्यादातर इन्वेंशंस तो इंटरेस्ट है, किसी को क्यूरियोसिटी है, किसी का अच्छा लक निकल गया, डिटर्मिनेशन है, इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट थे। देन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, उनको अपनी कोई प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी ऐसा। सम इन्वेंटर्स इन द कॉटन इंडस्ट्री, अब कॉटन इंडस्ट्री के ये जितने भी इन्वेंटर्स हैं, जॉन के, जेम हारग्रीव्स, आर्कराइट, क्रॉम्पटन और कार्टराइट। अब ये जो पहले है जॉन के एंड जेम्स हारग्रीव्स वर फैमिलियर विद द स्किल्स ऑफ वीविंग एंड कारपेंटरी। ये अपने फैमिली के कारण इन स्किल्स से फैमिलियर थे, पहले से जानते थे। रिचर्ड आर्कराइट जो है वो बार्बर थे, नाई थे, बाई बोल दिया, वो एक नाई थे, विग मेकर थे। जबकि सैमुअल क्रॉम्पटन was not technically skilled and Edmund Cartwright studied literature, medicine and agriculture। जिन्होंने पावलुम सबसे लास्ट बनाया था उन्होंने तो इस बारे में पढ़ा ही नहीं था, वो मेडिसिन एग्रीकल्चर वगैरह में उन्होंने पढ़ा था। और वो ओरिजिनल मतलब इनिशियली वो पहले एक क्लर्जीमैन बनना चाहते थे। न्यू लिटिल ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का तो शायद बहुत ही एम पता होगा लेकिन ई नहीं पता था ऐसा बहुत कम जानते थे। तो ये इनका लक निकल गया कि इन्होंने कुछ पता चला उस पर काम किया और हो गए। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द एरिया ऑफ स्टीम इंजन के एरिया में थॉमस सीवरी हैं, वो एक आर्मी ऑफिसर थे। थॉमस न्यूकमन एक ब्लैक स्मिथ और लॉक स्मिथ थे। जेम्स वॉट विद अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बेंट, जो जेम्स वॉट जिन्होंने इंजन बनाया उनकी थोड़ा मैकेनिकल बेंट था, उनका झुकाव था, इंटरेस्ट था, और सब नॉलेज रिलेवेंट टू दीज इन्वेंशंस, उसके बारे में कुछ नॉलेज थी थोड़ी बहुत उनको। जो रोड बिल्डर है जॉन मेटकाफ, personally surveyed surfaces for roads and planned them, was blind। रोड को और इन सारी सरफेसेस को खुद सर्वे किया उन्होंने, लेकिन आंखों से नहीं दिख सकते थे।
कैनाल बिल्डर जिन्होंने कैनाल बनाई, फर्स्ट इंग्लिश कैनाल, जेम्स ब्रेनली, वो ऑलमोस्ट इलिटरेट थे, पढ़ना नहीं जानते थे और नेविगेशन की स्पेलिंग भी नहीं उनको पता थी, लेकिन ट्रेमेंडस पावर ऑफ मेमोरी, इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, उसका रिजल्ट यही निकला कि उन्होंने कैनाल, सबसे पहली कैनाल बनाई। चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। अब ये सारी की सारी अब हम चीजें पढ़े ना, अब आते हैं हम सोशल कंडीशंस पे कि लाइफ कैसे चेंज हुई लोगों की। इंटेलिजेंट, जैसे हमने अभी पहला पैराग्राफ देखा, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड गॉट अपॉर्चुनिटीज, rich people invested their money during this period with the hope for getting more profit and multiplying their money. Wealth, incomes and productive efficiency increased, wealth भी बनी, incomes भी बनी, और प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई। जैसे पहले बहुत कम समय में, बहुत लंबे समय में थोड़ी चीज़ें बनती थी, अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन सोशल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाए तो नेगेटिवली सोशल जितने भी एस्पेक्ट है वो काफ़ी दिखाई देंगे। जैसे ब्रोकन फैमिलीज, काम की तलाश में एक फैमिली टूट के बाहर कहीं जाके काम कर रही है, तो फैमिलीज ब्रोक हो रही है, नए एड्रेसेस बन रहे हैं, शहरों की तरफ लोग मूव होने लगे थे क्योंकि वहां पर उनकी जमीनें तो हथिया ली गई थी, तो उनके पास कुछ था नहीं, काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। डिग्रेडेड सिटीज, और जो ये नए शहर बने हैं वहां पर जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं, ऐसी गंदी सिटीज थी बिल्कुल ही, बहुत ही ज्यादा, कुछ भी उनके लिए फैसिलिटीज नहीं थी। पैथेटिक वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज, और इन वर्कर्स के रहने की तो थी ही बेकार, जहाँ पर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो भी बहुत दयनीय स्थिति थी। नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड, अब 50,000 की पॉपुलेशन वाली सिटीज पहले 1750 में दो ही थी, लेकिन 1850 तक ये 29 हो गई, मतलब 100 साल के अंदर ये 29 हो गई थी दो से, जहाँ पर इतना पॉपुलेशन होता है एक सिटी में। ऐसे भी ब्रिटेन है कितना। ग्रोथ ऑफ सिटी डिड नॉट ब्रिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ हाउसेज, अब सिटीज तो बढ़ रही है, अब वो क्या है कि पॉपुलेशन, मतलब नए बर्थ हो रहे हैं, इससे नहीं आ रहा है, बल्कि गांव से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहरों में बस रहे हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हाउसेस उतने नहीं है, घर उतने नहीं है, तो ठूस ठूस के जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, ऐसे रह रहे हैं, जहाँ पे ना प्रॉपर सैनिटेशन है, ना क्लीन वाटर उनको अवेलेबल है, क्योंकि फैक्ट्रीज और ये सब चीज हैं, तो वहाँ पे ना क्लीन एयर है, ना क्लीन वाटर है, ना क्लीन लैंड है उनके लिए, ना क्लीन हाउसेज है, कुछ भी नहीं है। न्यूकमर्स वर फोर्स्ड टू लिव इन क्राउडेड स्लम्स नियर टू फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज के पास ही बिल्कुल क्राउडेड स्लम ऐसे हो, उनमें उनको फोर्स किया जाता कि यहीं पे वो रहना पड़ रहा है उनको, कहाँ रहेंगे नहीं तो। रिच पीपल शिफ्टेड टू सबब, और जो रिच पीपल है वो उनको यहाँ पर फैक्ट्रीज के पास में सेटल कराकर खुद अच्छे वाले एरिया में जाके रह रहे हैं, जहाँ पर उनको अच्छा क्लीन एयर और क्लीन वाटर मिल जाएगा, साफ, मतलब ऐश आराम से जी रहे हैं। जैसे ये देखेंगे फार लेफ्ट कोलब्रुक डेल में, कारपेंटर्स रो कॉटेज बिल्ट बाय द कंपनी फॉर वर्कर्स इन 1783। ये वर्कर्स के लिए ऐसी कॉटेज बनाई गई है, ऐसे मतलब एक एक रूम ऐसे ऐसे बना दिए और इसमें इनको ठूस दिया जाके यहीं पे रहो तुम फैक्ट्री के पास में। और ये है हाउसेस ऑफ डाबीज। अब ये डाबीज, वन डाबी टू डाबी थ्री, ऐसा आपको पता होगा ना, इनके बड़े बड़े ये कोठी हैं, महल हैं या फिर बंगले हैं, कुछ भी कहो। ये पेंटिंग है विलियम वेस्टवुड की 1835 में। याद करना डाबीज ने क्या काम किया था। थ्री जनरेशन ऑफ डाबीज। Edward Carpenter eloquently described such cities in about 1881 in his poem in a manufacturing town. अपनी एक पोयम मैन्युफैक्चरिंग टाउन में एडवर्ड कारपेंटर ने इन सिटीज को डिस्क्राइब किया। कौन सी सिटीज को? इस तरीके वाली, ऐसी वाली नहीं, ये क्राउडेड सिटीज जो थी उनको डिस्क्राइब किया। As I walked restless and despondent through the gloomy city, and saw the eager unresting to and fro, as of course in some sulphurous hates। वो बोलता है कि जैसे मैं ऐसी निराश होके इन शहरों में जब मैं जाता हूँ, ऐसी बेकार सिटीज में, तो ऐसे हेट्स, मतलब हेट्स का मतलब है गेट्स ऑफ हेल, सल्फरस हेट्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सल्फर जो फैक्ट्री से निकलता था, रेड कलर का सब, तो उसको भूत जैसा दिखाई दे रहा है, कि ऐसा नरक के दरवाजे खुल रहे हैं और वहां पे बहुत सारे भूत हैं सल्फर उसमें। और and saw the crowds of
टॉल चिमनीज गोइंग अप, बड़ी बड़ी चिमनीज हैं जो ऊपर जाती जा रही है, उनकी मतलब जाना रुक ही नहीं रहा है, बड़ी बड़ी चिमनियां ऊपर जाती जा रही हैं फैक्ट्री से निकल के, एंड द पॉल ऑफ स्मोक covering the sun, covering the earth, lying heavy against the very ground. और ये स्मोक मतलब सन को भी कवर कर दे रही है, मतलब जहाँ से रोशनी आती है, यानी कि कुछ अच्छा, होप, सन का रोशनी मतलब जैसे होप माना जाता है, अच्छा होता है, उसको भी कवर कर देना है ना, सन की रोशनी को आने दे रहा है, अर्थ को पूरा कवर कर लिया है, बिल्कुल नरक जैसा बना दिया है, और ग्राउंड पर भी सब जगह सिर्फ वही फैला हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है. एंड सो द ह्यूज रिफ्यूज heaps writhing with children picking them up, और ऐसे बड़े बड़े कचरे के वो जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर बच्चे उनमें से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिले उनको उनके खेलने के लिए या काम के लिए. And the ghastly, half-roofless, smoke-blackened houses and the black river flowing below. और ऐसे आधे अधूरे घर यहाँ पर ठूस के लोग भरे हुए हैं, है ना, उनकी छतें ऐसे ब्लैक हो चुकी है स्मोक से, बिल्कुल ब्लैक, और जो रिवर है वो भी काली हो गई है जो नीचे बह रही है, मतलब ना पानी उनके लिए अच्छा है, ना जमीन उनके लिए अच्छी, ना घर उनके लिए अच्छे हैं. एज आई सो दीज एंड आई सो अगेन फार अवे द कैपिटलिस्ट क्वार्टर. और उसके बाद इन्हें देखने के बाद जैसे मैं दोबारा फिर कैपिटलिस्ट क्वार्टर्स को देखता हूँ, जैसे वो डार्बीज हाउस थे ऐसे, उनकी तरफ फिर मैं दूसरी नज़र वहाँ देखता हूँ, विद इट्स विला रेजिडेंसेस, बड़े बड़े विलाज है उन्हें है उनके, एंड इट्स हाई वर्ल्ड गार्डन्स, बड़े बड़े इनकी गार्डन्स है वॉल से कवर हुए, एंड इट्स वेल अपॉइंटेड कैरेजेस एंड इट्स फेस टर्न्ड अवे फ्रॉम द रिंगलिंग पॉवर्टी व्हिच मेड इट cringe. उनके बहुत बड़े बड़े अपॉइंटेड कैरेजेस हैं. और उसके बाद फिर देखता हूँ उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया, मतलब अपनी पीठ कर ली है इन पुअर लोगों की तरफ, मतलब गरीबी भी ब्रिंगलिंग मतलब संघर्ष करती हुई इस गरीबी की तरफ उन्होंने पीठ कर ली है, जिस जिस गरीबी ने या जिस संघर्ष इन लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने इनको रिच बनाया है, उन्हीं की तरफ इन्होंने फिर पीठ फेर लिया, उनको नहीं देख रहे हो. एंड आई शडर, मतलब मैं बिल्कुल टूट सा जाता हूँ, ऐसा चौंक जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है. A lane in the poor quarters of London. जैसे ये एक लेन है, क्वार्टर्स, घर के अंदर रहने की जगह नहीं है, बाहर भी ऐसे ही लोग हैं. Engraving by the French artist Dore 1865. तो ये 4th चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ नहीं आपको समझ में आता है, आपकी क्वेरीज है या कुछ सजेशंस है वो भी कमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के मिलेंगे. बाय बाय.